ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं अपन क्लास। हम लोग पीरियडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे, है ना। लास्ट क्लास में एक बड़ी सुंदर सी टेबल बनाई थी तुम लोगों ने अपनी कॉपी में। ठीक है आदित्य। और हम लोगों ने लिखा था कि भाई ये जो नंबर्स आते हैं 2, 8, 18, 18, 32, 32, ये कहाँ से आते हैं ना, ये भी सीखा था अपन लोगों ने, राइट। And we ended our class at this title which read Development of Modern Periodic Table। और मैंने कहा था कि इसको थोड़ा पढ़ लेना। थोड़ी हिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ी हुई होगी, पहले पढ़ा आप लोगों ने एनसीईआरटी से। ठीक है, तो अपन भी इसको लिख लेते हैं। इसको डिस्कस अपन थोड़ा कम करेंगे क्योंकि काफी थ्योरेटिकल है, काफी रिपीटेटिव है, बट लिख लेते हैं क्योंकि नोट्स हम लिख रहे हैं तो प्रॉपर लिखे होने चाहिए। डॉबरिनर ट्रायड्स, न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव्स, इनको हम लिखेंगे, इनको डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। लोथरमेयर कर्व एक नई चीज है, इसको हम समझेंगे, ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। मेंडलीव्स के भी कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लिखना स्टार्ट करें बच्चों। ठीक है, चलो। तो डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियडिक टेबल के नीचे पहली सब हेडिंग जो आपको लिखनी है, दैट इज ए, डॉबरिनर्स ट्रायड्स। डॉबरिनर्स ट्रायड्स। तो उसमें मैं डिक्टेट करता जा रहा हूं, मेरे साथ साथ लिखते चलिए आप लोग, है ना। डोंट वेट फॉर एनीथिंग, आई एम डिक्टेटिंग, यू कीप राइटिंग। कुछ मिस हो जाए, ये डिक्टेशन में नहीं सुनाई दे तो स्क्रीन पे देख लेना, आपको लिखा मिल जाएगा। तो लिखो, ही अरेंज्ड सिमिलर एलिमेंट्स इन ग्रुप्स ऑफ 3। He arranged similar elements in groups of 3 called triads। तो triads उनको कहते हैं इसलिए क्योंकि 3 के ग्रुप में है। फिर स्टॉप, द एटॉमिक मास ऑफ सेंट्रल एलिमेंट्स, the atomic mass of central elements were arithmetic mean of atomic masses of other 2 elements। एग्जाम्पल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तो लिथियम का मास जो होता है, इसे मासेस अगर लिखें तो लिथियम का मास आता है 7, पोटेशियम का आएगा 39 and sodium n will be the arithmetic mean यानी average of the other 2, that is 7 plus 39/2 कितना आएगा बच्चों? 23। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तक लिख लो, फिर मैं थोड़ा सा समझाता हूँ कि डॉबरिनर ने क्या कहा था, क्या किया था, और फिर इससे सब कुछ नहीं हुआ तो फिर हमको और कुछ चीजों की जरूरत पड़ी। लिख लिया? ओके। तो देखो बच्चों, ये जो बातें हैं जैसे डॉबरिनर ट्रायड्स की बात है या न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात है, ये बातें तब की हैं जब एलिमेंट्स तो पता थे कि भाई ये कुछ चीजें हैं जो एग्जिस्ट करती हैं, बट हमने जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा तो एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था, है ना। ठीक है, हमने एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था लोगों को, और ये नहीं पता था कि भाई इनके बिहेवियर किस वजह से होते हैं। तो लोगों की कोशिश क्या रहती थी
कि कुछ करके इनके ग्रुप्स ऐसे बनाए जा सके कि हमको हर एलिमेंट को अलग अलग ना पढ़ना पड़े, कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज के एलिमेंट्स को ग्रुप्स में बांट दिया जाए। तो पीरियडिक टेबल या क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसको कहते हैं। पीरियडिक टेबल तो बहुत लेटेस्ट टर्म है। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की शुरुआत वहां से हुई थी कि एलिमेंट्स नोन होते थे, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पता होती थी कि भाई सोडियम को पानी में डालो तो आग लग जाती है, पोटेशियम को पानी में डालो तो भी आग लग जाती है ना, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं, हाथ में नहीं पकड़ना चाहिए, एक्सप्लोसिव होते हैं। तो ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते थे, काफी रिएक्टिव होते हैं, तो इनको कोशिश करते थे कि एक ग्रुप में रखें। अब लेकिन ग्रुपिंग करने का कोई मेथड नहीं था, क्योंकि उनको पता नहीं था कि भाई किस बेसिस पे ग्रुप बनाए। तो लोगों ने अलग अलग कॉन्सेप्ट्स दिए, जैसे डॉबरिनर ने ट्रायड का कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम एलिमेंट्स को ऐसा देखें, ढूंढें कि भाई इसका एटॉमिक मास और इसका एटॉमिक मास का एवरेज लेके बाय 2 कर दें, तो जो एटॉमिक मास आएगा उस एटॉमिक मास का जो एलिमेंट होगा वो भी इन दोनों के ग्रुप में साथ में आ जाएगा। ये डॉबरिनर के ट्रायड का मतलब था कि भाई ग्रुप बनाने का एक कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कि दो एलिमेंट हैं, उनके मास का एवरेज निकाल लो, वो जो मास आएगा वो जो तीसरे एलिमेंट होगा वो भी इनके साथ जुड़ जाएगा, तीनों एक ही जैसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। ठीक है। इसके पहले ज्यादा कोई क्लासिफिकेशन का प्रोसेस दिया नहीं था किसी ना। इस वक्त तक क्या एलिमेंट्स भी बहुत कम नोन थे, जैसे डॉबरिनर के टाइम भी बहुत ज्यादा एलिमेंट्स नोन नहीं थे, तो विद टाइम एलिमेंट बढ़ते गए। और फिर डॉबरिनर ट्राइड्स की बहुत लिमिटेड एप्लीकेशन थी, जैसे एक ग्रुप ये था, दूसरा ग्रुप क्या था, जैसे इसको एग्जांपल 1 अगर कह दें तो अनदर एग्जांपल वुड बी कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का एक ट्रायड, जहाँ कैल्शियम का मास 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बेरियम का 137। तो ये एग्जैक्ट फिट नहीं आता बट क्लोज आता है। ठीक है, इसमें सारे एग्जैक्ट फिट नहीं आते थे बिल्कुल, और ये सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स एक्सप्लेन भी नहीं हो पाते, सारे एलिमेंट्स के ट्राइड्स बनते भी नहीं है। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं जो, तो बहुत ज्यादा एलिमेंट्स पर तो ये एक्सप्लेन नहीं हो पाता, कुछ कुछ पे हो जाता है। तो सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, टीई, masses are 32, 80 and 128। ठीक है। तो बहुत ज्यादा फिट नहीं होता था, बहुत पुरानी बात थी, बट थी स्टार्टिंग में किसी ने कोशिश करी भाई क्लासिफाई करने की, तो वन ऑफ द अटेम्प्ट्स वाज दिस ट्राइड्स बनाना। ठीक है, इनको लिख लो। है ना। और आपको इस बात की टेंशन नहीं लेनी कि भाई एकदम एक्यूरेट आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि इतना पुराना कॉन्सेप्ट है कि उसका यूज नहीं है, सिर्फ हिस्टोरिकल वैल्यू इसलिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। हाँ, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन भी बना सकते हो, उसमें भी एग्जैक्ट नहीं आता, उसमें भी थोड़ा क्लोज आता है। चलो तुम कह रहे हो तो लिख देता हूं मैं फोर्थ वाला भी, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, Cl Br और आई, बट इसमें थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ज्यादा आता है। तो 35.5, 80 और 127। तो ये एग्जैक्ट 80 नहीं आता बट ठीक है, लिख लिया। हाँ हाँ, तो मैं कब कह रहा हूँ कि फोर्थ उसने दिया था, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है अगर उसका क्लासिफिकेशन लगाएं तो ये हो सकते हैं। ओके, देन सेकंड, उसके बाद का जो क्लासिफिकेशन जो हम लोग पढ़ रहे हैं दैट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो ये थोड़ा सा बेटर था, थोड़ा मतलब काफी बेटर हो गया था एज कम्पेयर टू ट्रायड्स। और क्या था ये भी समझते हैं। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो भाई ऑक्टेव्स क्या होते हैं पता है क्या किसी को? ऑक्टेव्स क्या होते हैं? कोई सिंगर है क्या हमारी क्लास में? हाँ ना, सार 7 म्यूजिकल नोट्स होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो म्यूजिकल नोट्स को ऑक्टेव्स कहते हैं। इंग्लिश म्यूजिकल नोट्स यूज किए थे ऑब्वियसली न्यूलैंड ने, जिनको डो रे मी फा सोला टी और डो। तो लिख लेते हैं, फिर मैं समझा दूंगा इसका कॉन्सेप्ट क्या है। बिल्कुल जल्दी से लिखो। अकॉर्डिंग टू न्यूलैंड, इफ एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर, लिखो लिखो, मैं समझाता हूँ, इसको भी समझाता हूँ।
according to Newland, comma, if elements are arranged in the order of their increasing atomic masses, comma, the eighth element the eighth element starting from any given element starting from any given element is similar in properties to the starting element is similar in properties to the starting element. ऑक्टेव्स हम लिख लेते हैं. यहां तक लिख लो. हाँ, तो देखो बच्चों, क्या हुआ कि अब भाई क्लासिफिकेशन का बेसिस तो था नहीं उस वक्त तक अपने पास कि भाई किस बेसिस पे ट्रेंड बनाए. तो एटॉमिक मासेस या एलिमेंट के मासेस वगैरह थोड़े नोन थे, वजन नापना आता था. तो न्यूलैंड ने ये ऑब्जर्व किया कि भाई गाने या म्यूजिक के जो सुर होते हैं उसमें 8वां सुर रिपीट होता है, जैसे डो रे मी फा सो ला टी, और उसके बाद वापस डो पे आते हैं. तो 8th म्यूजिकल नोट रिपीट्स. या हिंदी के सुरों की बात करें तो ऑब्वियसली न्यूलैंड को हिंदी के सुर नहीं पता था, बट उसमें भी वही पैटर्न फॉलो होता है कि सा रे गा मा प धा नी और सा. तो ये म्यूजिक का एक जनरल रूल है कि भाई 8th नोट जो है वो रिपीट होगा फर्स्ट नोट से. तो न्यूलैंड ने ऑब्जर्व किया कि अगर एलिमेंट्स को भी रखा जाए और देखा जाए तो उसमें 8वां एलिमेंट रिपीट हो रहा है. रिपीट मतलब एग्जैक्ट सेम रिपीट नहीं होता, प्रॉपर्टीज रिपीट हो रही है. जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और फिर अगला एलिमेंट सोडियम. अब आप लोग कहोगे कि सर यहां पर नोबल गैस गायब है, नियॉन नहीं लिखी आपने, है ना. तो मैंने इसलिए नहीं लिखी क्योंकि न्यूलैंड ने नहीं लिखी. और न्यूलैंड ने क्यों नहीं लिखी? क्योंकि उसके टाइम तक नोबल गैसेस पता ही नहीं थी लोगों को, तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं पता था, गायब था ये. तो उसके हिसाब से तो फ्लोरीन के बाद जो अगला एलिमेंट आता था वो सोडियम आता था. ठीक है, तो सोडियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, फिर पोटेशियम, फिर कैल्शियम. अब कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम आने में दिक्कत आ जाती थी क्योंकि स्ट्रोंशियम की प्रॉपर्टीज एल्यूमिनियम से मैच नहीं करती थी. एल्यूमिनियम अपन अच्छे से लिख देते हैं. तो यहां तक तो बढ़िया फॉलो होता था, इसके बाद दिक्कत आती थी. ठीक है, हाइड्रोजन रखी नहीं थी वेदिका बेटापन ने इसमें, है ना. तो ये सॉलिड मटेरियल्स जनरली
से मतलब सॉलिड सारे तो नहीं है ऑब्वियसली, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गैसेस थे, बट हाइड्रोजन उसमें रखी नहीं थी। अच्छा इसमें, अच्छा एक बात और ध्यान दो कि उसने ये नहीं कहा था कि फर्स्ट से ही रिपीट होगा, उसने कहा था कहीं से भी स्टार्ट करो, हर आठवां एलिमेंट रिपीट होगा। मतलब जैसे बोरॉन से अगर आपने स्टार्ट किया तो एक दो तीन चार, ठीक है, पांच छह सात, ये आठवां एलिमेंट हो गया बोरॉन से स्टार्ट करने पे। तो इसकी प्रॉपर्टी इससे मैच करेगी, एट्थ एलिमेंट विल मैच विथ फर्स्ट, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट्थ, प्रॉपर्टीज ऑफ एट्थ एलिमेंट विल मैच द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, कार्बन से स्टार्ट करोगे तो एट्थ एलिमेंट सिलिकॉन आएगा। तो ये उसका कहना था, और काफी उसके टाइम पर सक्सेसफुल भी था, 20 एलिमेंट मतलब कैल्शियम तक के लिए। इसके आगे पे वो अप्लाई नहीं हो पाता था, तो ये उसका शॉर्टकमिंग था। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ इस बात को इसके नीचे, इसको कंप्लीट कर लो और लिख लो। It worked well for arrangement of lighter elements. It worked well for arrangement of lighter elements. हाँ जी है बेटा, हीलियम नोबल गैस उस वक्त उसके टाइम तक नोन नहीं थी, तो उसको पता ही नहीं था कि उसका एग्जिस्टेंस है। लाइटर एलिमेंट्स कॉमा, बट फेल्ड फॉर हेवियर एलिमेंट्स, but failed for heavier elements। तो आयरन और गोल्ड हेवियर एलिमेंट्स है, उनके टाइम पे नोन थे, मतलब ऑब्वियसली गोल्ड और आयरन तो बहुत टाइम से नोन है, तो बट उनको क्लासिफाई नहीं कर पाते थे। तो लाइटर एलिमेंट्स जो थे उनको तो क्लासिफाई कर पाते थे, हेवियर को नहीं कर पाते थे। तो ये आपने 9th-10th में भी पढ़े होंगे, यहां तक तो है ना। अब एक नई टर्म, एक नया क्लासिफिकेशन है लोथर मेयर्स कर्व, या लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन, जो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, है ना। 9th-10th में तो नहीं पढ़ा था ना लोथर मेयर क्लासिफिकेशन। बिल्कुल, तो वो अपन पढ़ते हैं। हाँ बेटा, इस कैल्शियम का डी ब्लॉक आ जाता है तो उसमें यहाँ पे फिर फॉलो नहीं हो पाता। तो अगली क्लासिफिकेशन में लिखो, सी इज लोथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। तो लोथर मेयर ने थोड़ी मेहनत करी थी, ग्राफ बनाए थे। आपको ग्राफ रटने की जरूरत नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए और आपको सिर्फ पता होना चाहिए। और एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, उसके कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिख लेंगे, उनमें से कुछ काम आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेंडलीव टेबल वाज बेटर देन लोथर मेयर्स कर्व, इसलिए मेंडलीव को ज्यादा वेटेज दिया जाता है, उसको ज्यादा पढ़ा भी जाता है। तो इसमें लिखो, ही प्लॉटेड अ ग्राफ बिटवीन एटॉमिक मासेस एंड एटॉमिक वॉल्यूम्स। He plotted a graph between atomic masses and atomic volumes for a number of elements and made the following observations. And made the following observations। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, वो हम लिख लेते हैं, फिर ग्राफ भी बना लेंगे, रफ ग्राफ बनाएंगे, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाएंगे। पीहू ऑक्टेव्स लर्न करने की जरूरत तो नहीं है, बट वो तो मतलब सिंपल सी चीज आपको पता ही होना चाहिए कि भाई ऑक्टेव्स क्या होते हैं, बेसिक इंफॉर्मेशन है, इतना याद होना चाहिए अपने को ना, कि सारे गा मा पा धा नी सा हिंदी में, और इंग्लिश में डो रे मी फा सोला टी डो।
अभी तक क्यों नहीं पढ़ाया गया था? क्योंकि आपको मेनली पढ़ा दिया जाता है, इसकी जरूरत नहीं पड़ी। हिस्ट्री में तो नहीं पढ़ाया। बहुत सारी और भी चीजें जो हिस्ट्री में हुई हैं जो नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 4-5 लोग हैं जिनने काम किया, काम और भी लोगों ने किया होगा, बट उसको इम्पोर्टेंस नहीं है इसलिए नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है। एटॉमिक मास और एटॉमिक वॉल्यूम में क्यों फर्क नहीं बेटा? मास मास है, वॉल्यूम वॉल्यूम में बहुत फर्क है। एक चीज वजन है, एक चीज कितना जगह घेर रही है वो है ना। चलो आ जाओ, तुम तो आगे की बातें लिखो जो काम की हैं और ग्राफ बनाते हैं, बाकी बातें अलग से फ्री टाइम में कभी। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑक्यूपाइड सिमिलर पोजीशंस ऑन द कर्व। Elements with similar properties occupied similar positions on the curve। ठीक है, ग्राफ अपन भी बनाएंगे और ये पॉइंट्स उसमें समझेंगे भी, बट ये ऑब्जर्वेशंस है कि भाई जो उसने ऑब्जर्वेशंस देखे पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे। अल्कली मेटल्स ऑक्यूपाइड क्रेस्ट्स transition elements occupied troughs। Alkaline earth metals occupied mid positions। of the descending portion of the curve of the descending portion of the curve। नहीं नहीं आदित्य, तबीयत एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे राज बना लो ना अभी ग्राफ, एग्जाम में आते देखो। अब ऐसा तो है नहीं कि मतलब नॉर्मली नहीं पूछा था, बट अब कभी पूछ लिया जाए तो, है ना। तो थोड़ा बहुत दिया हुआ है तो अपने को पता होना चाहिए क्योंकि इट्स देयर इन द सिलेबस। अब जनरली नहीं पूछा जाता है। ग्राफ नहीं बनाने को बोलेंगे देखो ना, तो तुम्हें कहेंगे ग्राफ बनाओ। हाँ ये पूछ सकते हैं कि भाई अगर ग्राफ की इन पोजीशंस पे एलिमेंट है तो उस पोजीशन पे क्या एलिमेंट आएगा, इस टाइप की चीजें। ठीक है, जैसे भी बताते हैं ग्राफ बना लें, उसके बाद ये बातें कर लेंगे। ग्राफ पेपर में नहीं, ऐसे रफ बनाना है अपने को, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बनाना है, तो तुम ग्राफ पेपर में मत बनाओ, काम चल जाएगा। तो
ग्राफ बच्चों बनाते जाओ और थोड़ा आपको प्रॉपर्टीज मतलब ऐसा भी दिख जाएगा कि चीजों में पोजीशन के ट्रेंड सिमिलर आएंगे, मतलब एक टाइप के एलिमेंट ग्राफ के एक टाइप की जगह पर दिख रहे होंगे। जैसे अल्कली मेटल्स टॉप पर दिख रहे हैं अपने को, सोडियम टॉप पर, पोटेशियम टॉप पे, लिथियम टॉप पर, नोबल गैसेस टॉप के पहले दिख रही हैं। हाँ बच्चों, ग्राफ आपको ड्रॉ करना है ना। अभी ग्राफ बनाए बेटा, समझ में आ जाएगा मोहित, बिल्कुल अभी ग्राफ बनाते से ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो ग्राफ में हमको दिख रही हैं। ऐसा कुछ ग्राफ अपने को बनाना है, एग्जैक्ट पोजीशन की जरूरत नहीं है। अच्छा आप लोग 1 मिनट और रुक जाओ बच्चों, 1 मिनट रुक जाओ, जहां पर भी ग्राफ बना रहे हो 1 सेकंड रुक जाओ, मैं समझा दूं तो आप लोग काफी अच्छे से फिर ग्राफ बना भी पाओगे और बनाते बनाते उसको ध्यान से देख भी पाओगे। जस्ट स्टॉप फॉर अ सेकंड, लेट मी एक्सप्लेन जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं। तो लोथरमेयर ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब उसने ग्राफ बनाया तो ही ऑब्जर्व कि भाई इस ग्राफ में जो सिमिलर पोजीशंस पे देखा जाए तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर आती, जैसे यहां लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम ये इंडिविजुअल टॉप्स पर है ना, इंडिविजुअल पीक्स पर है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर आ रही थी, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, है ना। अब मॉडर्न पीरियड टेबल में तो हमको पता भी है सब एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। फिर उसने और देखा कि भाई ग्राफ के चढ़ते पॉइंट पर, जैसे नियॉन पीक से पहले, आर्गन पीक से पहले, क्रिप्टॉन पीक से पहले, इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही हैं। तो ये भी सिमिलर पोजीशन हो गई कि भाई असेंडिंग पोर्शन पर पीक से पहले जो एलिमेंट आ रहे हैं उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर है। ठीक। अच्छा, और एक ही का रिप्लाई आ रहा है, सिर्फ वेदिका कह रही है यस सर, यस सर, यस सर, 3 बार उसी का रिप्लाई और किसी का नहीं आया। ठीक है ना, ओके चलो ठीक है, तो इससे किसी को दिक्कत नहीं है, ओके सब ध्यान से सुन रहे थे, ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। नहीं नहीं, सॉरी की बात नहीं है, मैं बस यही जानना चाह रहा था सब ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दैट वाज गुड कि आप लोग ध्यान से सुन रहे थे और रिप्लाई नहीं कर रहे थे, मैं बस इसलिए आपको भी टाइम दिया। अच्छा और एक दो बातें सुन लो, गुड, यू आर वेरी अटेंटिव, मतलब क्या रिस्पॉन्सेज आए, सुनो जल्दी। फिर हमने जो लास्ट पॉइंट लिखा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ऑक्यूपाइड द मिड पोजीशन ऑफ द डिसेंडिंग पार्ट, तो देखो ये डिसेंडिंग पार्ट है, पीक से नीचे आ रहे हैं, इसमें बीच में बेरिलियम आ रहा है। ये डिसेंडिंग पार्ट है, इसमें बीच में मैग्नीशियम आ रहा है। ये डिसेंडिंग पार्ट था, इसमें बीच में कैल्शियम, ये भी आगे का डिसेंडिंग पार्ट है, इसमें स्ट्रोंशियम, है ना। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम ये सब एक जैसी प्रॉपर्टीज वाले हैं। बिल्कुल, तो ये उसने ऑब्जर्व किया कि भाई इस ग्राफ में अगर हम एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ बना है तो सिमिलर पोजीशंस पर सिमिलर एलिमेंट्स मिल जाते थे। गुड, वेरी गुड, ऑसम रिस्पॉन्सेज बच्चों, ऑसम रिस्पॉन्सेज। ओके, हिमांशी बेटा देखो क्या हुआ था कि लोथरमेयर और मेंडलीव ने काम सिमिलर किया था, मेंडलीव ने थोड़ा ज्यादा काम किया था, उसने और भी प्रॉपर्टी स्टडी की, जैसे इसने कुछ प्रॉपर्टी स्टडी की, मेंडलीव ने और ज्यादा प्रॉपर्टी स्टडी की, और फिर उसने टेबल बनाने की भी मेहनत की, जैसे लोथरमेयर ने टेबल नहीं बनाई थी, उसने ग्राफ बना दिया, फिर उसने कहा कि भाई इस पे देख लो एक सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं तो सिमिलर पोजीशंस पे मिल जाएंगे, बट मेंडलीव ने उन प्रॉपर्टीज के हिसाब से खुद ही अरेंज करके दिया कि भाई मैं आपको एक अरेंजमेंट बना के दे रहा हूँ, इसमें आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जिनमें सिमिलर प्रॉपर्टीज आएंगी, है ना। इसलिए उसको पढ़ा भी थोड़ा ज्यादा जाता है, इसलिए मेंडलीव को क्रेडिट भी ज्यादा दिया जाता है क्योंकि उसने मेहनत ज्यादा की थी, है ना। मेहनत, जो मैं कहता हूं आपसे कि मेहनत करो बच्चों, काम आएगी। चलो इसको बना लो फटाफट से,
फिर अपन मेंडलीव पीरियड टेबल पे आते हैं, या मैं सोच रहा हूँ कि मेंडलीव पीरियड टेबल से पहले थोड़े से क्वेश्चंस करवा लूं आपसे दो चार, जो मॉडर्न पीरियड टेबल अपन ने पढ़ी थी उसके ऊपर, फिर मेंडलीव पढ़ते हैं, है ना। ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल। नहीं नहीं विभव बेटा, और भी प्रॉपर्टी सिमिलर आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं। कार्बन के एलिमेंट्स देखो, सिलिकॉन है, फिर आगे देखोगे और भी आ जाएंगे, तो काफी चीजें सिमिलर आगे एक्सप्लेन कर दी थी उसने। ठीक है, तो मेंडलीव पर आने से पहले, क्योंकि मेंडलीव को थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा पिछले क्लास में जो टेबल बनाई थी उस पर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, एक थोड़ा क्वेश्चंस का ब्रेक मिल जाएगा, और फिर अपन वापस मेंडलीव पीरियड टेबल पढ़ेंगे, है ना। चलो आ जाओ, तो क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करते हैं। लिखो क्वेश्चन बच्चों, a few questions. Atomic number of Ag, silver, is 47, full stop. नहीं बेटा अक्षरा, अब ग्राफ में और भी बहुत सारे एलिमेंट्स थे, अपन ने सारे एलिमेंट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। मैं देखूंगा अगर लोथरमेयर का ओरिजिनल ग्राफ होगा तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसकी जरूरत नहीं है वैसे। हमने सारे एलिमेंट्स नहीं प्लॉट किए इस ग्राफ में, सिर्फ कुछ ऑब्जर्वेशन समझाने के लिए कि भाई देखो सिमिलर से एलिमेंट्स सिमिलर पोजीशन में मिल रहे हैं, तो कम एलिमेंट्स प्लॉट किए। सवाल सवाल, एटॉमिक नंबर ऑफ सिल्वर इज 47, फुल स्टॉप, इन द सेम ग्रुप, in the same group, comma, the atomic number of elements, the atomic number of elements placed above and below silver in modern periodic table will be, your options are A 37,67, B बिना टेबल देखे बताना है, ठीक है। यू हैव टू डू दिस विदाउट लुकिंग एट द टेबल, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या आप इस टाइप के सवालों के जवाब दे पाओगे। बी इज 2979, सी 3969, या फिर डी 18 एंड 28। क्या आएगा आंसर? बी, बिल्कुल, है ना। जम्स याद है अपने को टेबल की? 8, 8, 18, 18, 32। सिल्वर यहाँ है तो 18 ऊपर और 32 नीचे, बिल्कुल। तो 47 में से 18 माइनस करना है और 32 ऐड करना है, तो आपको ये दोनों वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक। ओके, चलो एक दो और क्वेश्चंस कर लेते हैं, सिंपल ही हैं, बस आपको स्ट्रक्चर अगर टेबल का समझ में आता है तो फटाफट हो जाते हैं सवाल। लिखो क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड आर, the total number of elements in sixth period are A 8, B 18, C 32, या फिर D 28।
कितना आएगा आंसर? याद है, पढ़ाया था, याद है? अरे क्या बात है, सबको याद है, वेरी गुड वेरी गुड। 32। गुड गुड गुड। चलो देखते हैं और क्या क्या छोटी छोटी बातें याद है। नंबरिंग भी कर देते हैं, इसको क्वेश्चन 1 के देते हैं, इसको क्वेश्चन 2 के देते हैं। अच्छा जंप याद है, हाँ 6th में जंप 32 का आता था, तो 32 एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, सही बात है। गुड गुड गुड, वेरी गुड। चलो एक और सवाल। एटॉमिक नंबर 15, 33 एंड 51। एटॉमिक नंबर 15, 33 and 51 represent which family in modern periodic table? Options: कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड नन। मतलब पहला कार्बन फैमिली, दूसरा ऑक्सीजन फैमिली, तीसरा नाइट्रोजन फैमिली, और चौथा नन, या ये कह सकते हैं कि डोंट बिलोंग टू सेम ग्रुप। डोंट बिलोंग टू द सेम ग्रुप। क्या आएगा आंसर? तो कुछ लोग कह रहे हैं सी, कुछ लोग कह रहे हैं डी। एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, किसी को याद है? एटॉमिक नंबर 15 किसका होता है, किसी को याद है? फास्फोरस का। तो अगर आपको ये याद हो तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये 7, ये 15, तो ऊपर से 8 का जंप था, वो तो है नहीं, अगला जंप 8 का है, अगला जंप कितने का होगा? 18 का, और उसका अगला जंप भी 18 का, तो 15 प्लस 18 कितना होगा? 33। और 33 प्लस 18 कितना होगा? 51। तो ये किस फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं? नाइट्रोजन को। तो आंसर आएगा सी। इस तरीके से करना है। आई बात समझ में? चलो ओके, एक थोड़ा सा टफ सवाल पूछ लूं क्या? ऐसे तो इसका आंसर दे चुका हूं मैं तुमको, बट फिर भी पूछ लूं क्या? देखते हैं कितने लोगों को याद है। चीटिंग नहीं करना लेकिन, है ना, क्योंकि ये पढ़ा तो मैं चुका हूं, मैं चाह रहा हूं कि देखूं कि कितने लोगों को याद है। लिखो क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच शुड बी थियोरेटिकली प्रेजेंट, या द मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दो, द मैक्सिमम नंबर ऑफ elements which should be theoretically present in, अरे रुको तो सही, कहाँ है ये तो बता दूं। इन 8th period of modern long form of periodic table is। क्या बात है, याद है सबको? अरे वाह, क्या लिख दूं आंसर? 50, वेरी गुड। ये मैंने कल आपको लिखवाया था, याद है, समझाया भी था कैसे आता है। हाँ चलो, तो एक थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल और पूछ लेता हूँ। जैसे ये थोड़ा सा हाइपोथेटिकल सवाल था कि 8th पीरियड हो तो क्या होगा।
समझ नहीं आया, फैमिली क्या होता है? अमन। तो बेटा देखो, अभी अपन जब आगे पीरियड टेबल पढ़ेंगे तो ये फैमिलीज को ही डिस्कस करेंगे, और अपने प्रॉपर्टीज पढ़ी होंगी ना 9th-10th क्लास में। भाई इस पूरे ग्रुप को कहेंगे बोरॉन फैमिली, बोरॉन का ग्रुप है ये। इस पूरे ग्रुप को कहेंगे कार्बन फैमिली, इस पूरे ग्रुप को कहेंगे नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, फ्लोरीन फैमिली। है ना, ये प्रॉपर्टीज आप पढ़ते हो ना 9th क्लास में, बिल्कुल। तो फैमिली के हिसाब से प्रॉपर्टीज होती हैं, एक पूरी फैमिली की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। हाँ, हैलोजेंस, चाल्कोजेंस, निकोजेंस, बिल्कुल। तो ये सब करेंगे, ठीक है। राज कह रहा है सर पीरियड टेबल याद करने की ट्रिक बताओ। बताई तो थी। टेबल चिपका लो अपने रूम में एक, फिर इस ग्रुप पे हाथ रखा और कोशिश करो बोलने की, याद है या नहीं। फिर अगले ग्रुप पे हाथ रखा, कोशिश करो बोलने की, याद है या नहीं। फिर अगले ग्रुप पे याद रखा, कोशिश करो याद है कि नहीं। 10 दिन करोगे तो याद हो जाएगी। अब अगर तुम गाना पूछना चाह रहे हो कि सर वो हेलिना की रब से फरियाद और बेटा मांगे कार स्कूटर समथिंग समथिंग, तो वो तो मुझे याद सारे हैं नहीं, बच्चे सुनाते रहते हैं और तुमको ढेरों मिल जाएंगे। बट मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि क्या होता है बच्चों को गाने याद रह जाते हैं और एलिमेंट भूल जाते हैं। उनसे क्लास में पूछो तो बच्चे पहले गाना गाते हैं कि सर हेलिना की रब से फरियाद, फिर कहते हैं सर HLN, फिर कभी भूल जाते हैं कि RB था कि R क्या था। और फिर उनसे नाम पूछ लो तो वो तो भूल ही जाते हैं कि सर हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तक तो याद है, रुबिडियम। सर ये आखिरी दो के नाम ही याद नहीं आ रहे हैं। है ना, जैसे इसका पता नहीं क्या गाना है, मुझे नहीं पता, बट ऐसे आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो याद ही नहीं होते लोगों को नाम, बस गाना याद रहता है। तो गाने से याद कर सकते हो, करो, अच्छी बात है, आई डोंट डिनाई दैट। मुझे पर्सनली गाने याद नहीं है, और मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि बच्चे नाम से याद रखें। मेहनत लगती है, लंबा प्रोसेस है, मगर ज्यादा रिवॉर्डिंग है। ठीक है, चलो। पुरानी पुरानी बातों के सवाल पूछने के लिए मैंने सवाल पूछे थे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे वापस पुरानी बातों पे ले जाओ। एक सवाल और करते हैं, ठीक है। अरे याद हो जाती, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े हो जाओ भाई, तुम लोग बड़े हो रहे हो विद टाइम, है ना। तो अपने आप को ऐसे कम मत आंका करो। तुम लोग क्या करते हो, अपने आप को कम समझने लगते हो कि यार याद ही नहीं होगा, ये तो माउंट एवरेस्ट है, कैसे चढ़ेंगे। अरे चढ़ लोगे यार, तुम माउंट एवरेस्ट के माउंट एवरेस्ट से बड़े पहाड़ों के तो भी चढ़ लोगे, पहले मानो तो सही कि चढ़ लेंगे। हैं, लोग दुनिया में सपने देख रहे हैं चांदों तारों पे पहुंचने के, तुम यहाँ कह रहे हो कि सर पीरियड टेबल याद नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, चलो अभी सवाल करते हैं जो मैं तुमसे पूछने वाला था। इधर हाइपोथेटिकल, तो सिंपल ही कैलकुलेशन पूछ लेता हूं कि इफ इफ hypothetically there were three possible values of spin, है ना। एक्चुअली तो दो होती है, पढ़ी थी अपन ने, है ना। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाइपोथेटिकली मान लें कि तीन वैल्यू होती है स्पिन की। तो पहले तो ये बताओ कि एक ऑर्बिटल के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते थे। पहले तो दो आते थे, अब कितने आएंगे, तीन, बिल्कुल, है ना। तो हमने लिखा हाइपोथेटिकली देयर वर थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ स्पिन, दैट इज each orbital can have three electrons. Then find the number of elements in number one, period one, second, period two, third, period three. Find the maximum number कर दो, maximum number of elements in period 1, 2, 3 and 4। कितने कितने आएंगे।
इसको करने से पहले अगर आप एक छोटी सी चीज पता कर लो तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। एस सब शेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे बच्चों? 2 की जगह 3, बिल्कुल। पी में कितने आएंगे? 9, है ना। डी में कितने आएंगे? 15, है ना। ऑर्बिटल 1, 3 और 5 थे, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3, 9 और 15, बिल्कुल। एफ में वैसे तो जरूरत नहीं, बट कितने आ जाएंगे? इनके लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, बट आ जाएंगे 21। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि पीरियड 1 में तो सिर्फ 1s आता था, तो 1s में कितने आ सकते हैं अब? 3। तो पहले का आंसर 3, राइट। 1s में 3 आ जाएंगे। अच्छा, पीरियड 2 में क्या क्या आता था? 2s और क्या आता था? 2s और पीरियड 2 में क्या क्या आता था? 2s और 2p। तो 2s में कितने आएंगे? 3। और 2p में कितने आएंगे? 9। तो टोटल कितने आएंगे? 12, बिल्कुल। तो 12 एलिमेंट्स, 2s और 2p। फिर 3 में क्या आता था? 3 में टोटल ही बताओ सीधे, पहले टोटल कितना आएगा 3 में? 12 ही आएंगे, बिल्कुल। गुड गुड गुड। 3s और 3p। फिर पीरियड 4 में क्या आता था? 4s, उसके बाद क्या आता था? 4s के बाद क्या आता था? 3d, वेरी गुड। और 3d के बाद क्या आता था? 4p। तो 3 प्लस 15 प्लस 9 कितने आएंगे? 28 कैसे आएंगे? 27 आएंगे, बिल्कुल 27 आएंगे। 27, है ना। इतने ही आएंगे, ठीक। इस तरीके से पता कर सकते हो। और एक तरीका और है बच्चों, एक तरीका और मैं बताता हूं। आपने क्या किया, हर ऑर्बिटल में 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए। हर ऑर्बिटल में 2 की जगह 3 कर दिए। तो इसको लिख लेना, एक सेकंड सुन लो पहले। तो पीरियड 1 में पहले एलिमेंट आते थे 2, फिर 8, फिर 8, और फिर 18, फिर 18, और फिर आते थे 32, है ना। अब देखो, हाँ विभव, सही बात है। तो 2 की जगह 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर 1.5 टाइम्स हो गया। हुआ या नहीं? 2 की जगह 3 हो गए तो इलेक्ट्रॉन का नंबर 1.5 टाइम्स हो गया। तो 2 इंटू 1.5 कितना आता है? 3। 8 इंटू 1.5 कितना आता है? 1.5 या 3/2, बात बराबर ही है। 12, ये भी 12 आएगा। 18 इंटू 3/2 या 1.5 कितना आएगा? 27, ये भी 27। 32 इंटू 3/2 कितना आएगा? 48, है ना। तो हाइपोथेटिकली 50 पे भी पूछा जाए तो वही बता देंगे। पीरियड 8 में पूछा जाता है हाइपोथेटिकल में तो 75, बस। 50 इंटू 1.5 इज 75। आया समझ? तो वो उसका रीजन यही है, बट मैथमेटिकली हमको दिख रहा है कि हर एक की जगह 1.5 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। 1.5 क्यों हुआ? क्योंकि बेटा अभी आगे 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ रहे थे, अब उसकी जगह 3 हो गए। ऑर्बिटल तो नहीं है ना। जैसे पीरियड 1 के ऑर्बिटल तो 1s के ही हैं, पीरियड 2 के ऑर्बिटल 2s 2p हैं, पीरियड 3 के 3s 3p हैं। ऑर्बिटल तो वही है, लेकिन अब हर ऑर्बिटल में 1.5 गुना इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 की जगह 3 हो गए, 1.5 टाइम्स हो गए। तो टोटल 27 ऐसे आ गए। समझ में आई बात? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ठीक है, मतलब आप कोई से भी तरीके से कर सकते हो, ये प्रॉपर मेथड है, ये उसका मैथमेटिकल लॉजिक है कि भाई इस मेथड को एक्सटेंड कर दिया हमने। हमको एक ट्रेंड दिख रहा है कि भाई हर जगह इलेक्ट्रॉन 1.5 गुना हो रहे हैं, तो मैथमेटिकली ऐसे भी कर सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है।
चलो तो कुछ और सवाल फिर करेंगे। अभी वापस मेनली पीरियड टेबल पे आ जाते हैं। आई गेस थोड़ा सा ब्रेक मिला होगा तो अच्छा भी लगा होगा पढ़ाई में, है ना? आ जाओ। चैप्टर मस्त है, अभी थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा टफ हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है ना? तो थोड़ा सा टफ तो होगा बट अच्छा चैप्टर है, मतलब चैप्टर सारे ही अच्छे हैं, मतलब ऐसी कैसी बात करते हो यार, सब बढ़िया है, कोई बुरा नहीं है, सब हमारे काम आते हैं। ठीक है। बीच में कोई पूछ रहा था सर चांद पे जाने के लिए पीरियड टेबल याद करनी पड़ती है क्या? तो ऐसा थोड़ी है कि मतलब पीरियड टेबल याद करने से चांद पे जाता है बेटा, ये सब बेसिक्स है, लाइफ में सब्जेक्ट्स के बेसिक्स हैं, पता होने चाहिए। अब केमिस्ट्री तो जरूरी है ना भाई, रॉकेट इंजन में फ्यूल बर्निंग होती है, उसकी केमिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसकी फिजिक्स भी पता होनी चाहिए। एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं, उनको भी केमिस्ट्री आनी चाहिए, तो ठीक है, ये बेसिक्स हैं। आओ आगे बढ़ते हैं, लेट्स कम बैक टू आवर क्लास। कहाँ कहाँ की बातों पे पहुंच जाते हो, कैसे कैसे सवाल ढूंढ लाते हो तुम। आ जाओ, मेनलीव्स पीरियडिक टेबल, लेट्स मूव अगेन बैक टू द हिस्ट्री। मेनलीव्स पीरियोडिक टेबल। किसी को पता है कि भाई मेंडलीव कौन सी कंट्री में रहता था, कि कौन सी कंट्री का इंसान था? अरे इंडिया नहीं था, कैसी बातें कर रहे हो? जर्मनी और रशिया, इटली, यूरोप में भी, ग्रीक। अरे ग्रीक तो बहुत पुराना था भाई, ये मेंडलीव तो नया है, ग्रीक तो। हाँ मेरे को, रशिया 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 सही बात है, ही वाज अ रशियन साइंटिस्ट। और इनफैक्ट तो काफी अच्छा काम करते हैं रशियन साइंटिस्ट, पहले तो काफी अच्छा काम किया है, काफी अच्छी बुक्स लिखी हैं। अ लॉट ऑफ बुक्स आर रिटन बाय रशियंस एंड आर वेरी गुड बुक्स। मैथ्स में काफी काम करते थे, हाँ एरोडो, सही बात है। आ जाओ, लिखो बच्चों। तो लेट्स राइट डाउन व्हाट मेंडलीव सेड एंड लेट्स मेक इट स्टेबल। और आप लोगों ने काफी पढ़ी भी होगी, मेंडलीव पीरियड टेबल क्लास 9 में जब पढ़ाई जाती है, काफी डिटेल में लिखवाया जाता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, उसने एक लॉ दिया था, मेंडलीव पीरियडिक लॉ। तो हम लिख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स physical and chemical properties of elements are a periodic function of their क्या लिखवाऊं आगे भाई, बताओ तुम लोग। of their क्या? एटॉमिक मासेस, बिल्कुल, एटॉमिक मासेस। तो मेंडलीव ने ये कहा कि भाई पीरियडिक और प्रॉपर्टीज जो है वो एटॉमिक मासेस का एक फंक्शन है, कि एटॉमिक मासेस के एक ऑर्डर में अगर अरेंज कर दो तो कुछ इंटरवल बाद में वो प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। फुल स्टॉप। उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में, ही अरेंज द नोन एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। He arranged the known elements in increasing order of their atomic masses, comma, keeping elements of similar properties keeping elements of similar properties in same vertical columns.
leaving out blank spaces where necessary। तो जहां उनको लगा कि भाई यहाँ एलिमेंट अभी अवेलेबल नहीं है, कोई और एलिमेंट यहाँ आना चाहिए, वहां पर ने खाली जगह भी छोड़ दी थी। तो हमको थोड़ी टेबल बनानी पड़ेगी मेन लीव्स की। तो नोबल गैसेस उनके टाइम पे थी नहीं, उनको बाद में ऐड किया गया। तो हम पूरी टेबल नहीं बनाएंगे, हाँ बिल्कुल आप लोगों को ही बनानी है, राइट। तो आप लोगों को ही बनानी है बच्चों, ध्यान देना कि 1 2 3 जो है मैंने डबल हाइट का बनाया है, क्योंकि इसमें दो दो एलिमेंट्स रखने हैं अपने को, ठीक है। तो ये डबल हाइट का बनाना, पूरी नहीं बना रहे हैं हम, 1 2 3 4 पीरियड तक बना रहे हैं, इसके आगे पीरियड्स नहीं बनाएंगे, बट दिस विल गिव अस अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मेंडलीव्स टेबल। तो सबसे पहले तो ये जो जीरो ग्रुप है वो उनके टाइम पे नोन नहीं था, तो मैं इस ग्रुप को थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं अलग से कि ये उनके टाइम पे नोन नहीं था, दिस वाज एडेड लेटर ऑन, ठीक है। तो जीरो ग्रुप के एलिमेंट्स थे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ग्रुप नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7, और एट्थ ग्रुप जो था वो वाइड था, बड़ा था, और इसमें एलिमेंट्स हम अरेंज कर देते हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, और पोटाशियम के नीचे कॉपर और रुबीडियम के नीचे सिल्वर। तो मैं इनको अलग कलर से क्यों लिख रहा हूँ वो भी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। फिर पोटेशियम के बाद कैल्शियम, स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम। काम करता हूँ, जो उनके टाइम पे नोन नहीं थे उनको मैं सभी को रेड कलर से लिख देता हूँ। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। तो जो जो एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन नहीं थे
या जिनके लिए उन्होंने कुछ जगह खाली छोड़ दी थी, वो मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ। गैलियम, जर्मेनियम, टेक्नीशियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, आर्सेनिक, सेलेनियम, ब्रोमीन। बेटा सिल्वर तो लिखा ही नहीं मैंने इसमें, एजी कहाँ लिखा है मैंने? आई हैव नॉट रिटन एजी हियर। अच्छा, सॉरी, इधर बोल रहे हो, ओके ओके। ये बोल रहे हो क्या? अच्छा, सीडी, कैडमियम। हाँ हाँ हाँ, मुझे लगा तुम इधर कहीं बोल रहे हो, वहां में लिखने जा रहा था। सिल्वर के आगे कैडमियम, सीडी। और क्लियरली लिख देता हूँ उसको। हम्म, हाँ मैं बता रहा हूँ कुछ ग्रीन से क्यों लिखे हैं। तो मेंडलीव ने उन्हें ग्रीन से नहीं लिखा था। रेड कलर तो वो हैं जो उनके टाइम पे नोन नहीं थे। ग्रीन से मैंने कुछ को लिखा है सिर्फ ये बताने को कि जब मॉडर्न पीरियड टेबल बनी है तो उसमें 1A 1B 2A 2B 3A 3B ग्रुप्स हमने स्प्लिट किए थे। तो वो स्प्लिटिंग में कौन से ए में जा रहे हैं कौन से बी में जा रहे हैं वो बताने के लिए, है ना। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को मैंने अलग से ग्रीन में लिख दिया है, जस्ट टू शो कि वो जो ग्रुप नंबरिंग मैंने आपको सिखाई थी कि मेंडलीव की नंबरिंग कैसे की जाएगी। तो इसके नीचे और भी टेबल है, हम लोग बना नहीं रहे हैं, इतने में हम लोग चीजें समझ लेंगे। बना लिए क्या बच्चों? चलो तो मैं आपको कुछ कुछ बातें बता देता हूँ। टीसी टेक्नीशियम, नहीं नहीं ये टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू रिमेम्बर दिस। सिर्फ कुछ बातें समझ लेते हैं इसमें। देखो एक तो इंपॉर्टेंट क्या था कि जैसे आप लोगों ने ये नाम पढ़े होंगे ना, एका बोरॉन, या दैट वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम एक, हिंदी वर्ड एक, संस्कृत वर्ड एक, ठीक है। एका बोरॉन, एका सिलिकॉन, इसका मतलब क्या है कि बोरॉन से एक गैप आगे, ठीक है, एक बोरॉन, वन गैप अहेड ऑफ बोरॉन, एका एल्यूमिनियम। तो क्या हुआ था कि ये एलिमेंट्स उनके टाइम पे नोन नहीं थे, तो ये जगह उन्होंने खाली छोड़ दी थी और उन्होंने यहाँ नाम दे दिया कि कोई एलिमेंट आएगा उसको उन्होंने कह दिया कि इसका नाम एका बोरॉन रख दिया,
इसका नाम रख दिया एका एल्यूमिनियम। इसका नाम क्या आएगा? एका सिलिकॉन। बिल्कुल, दिस इज एका सिलिकॉन। और सिर्फ उन्होंने प्रिडिक्ट नहीं किया था कि ये एलिमेंट आएंगे, उन्होंने इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रिडिक्ट की थी। तो एक्चुअली ही प्रिडिक्टेड दी प्रॉपर्टीज, और प्रॉपर्टीज जब एलिमेंट फाइंड हुए तो पता चला कि काफी मैच हो रही थी फ्रॉम द प्रॉपर्टीज गिवन बाय मेंडलीव, इसलिए उनको काफी काफी ज्यादा वैल्यू किया जाता है कि उन्होंने प्रिडिक्शंस किए कुछ चीजों के, और वो प्रिडिक्शंस काफी हद तक सही थे। दैट इज द क्रेडिट गिवन टू मेंडलीव, दैट इज द हार्ड वर्क दैट मेंडलीव डिड। तो ये नोन था। उसके सिवा मैंने बच्चों येलो और ग्रीन क्यों किया ये भी देखो। अच्छा, आपको ग्रुप 1A याद है पीरियडिक टेबल का? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और फिर सीजियम आता है ना? याद है? अच्छा, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड एक ही ग्रुप में आते हैं। ग्रुप नंबर 11 हमारे हिसाब से नई टेबल में, लेकिन उसको मेंडलीव के हिसाब से नंबर देते हैं, तो क्या नंबर देते हैं? 1B देते हैं कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को। तो अब वो नंबरिंग समझ में आई कि वो नंबरिंग क्यों 1A 1B है, क्योंकि एक्चुअली वो वाक्य कि मेंडलीव ने नंबरिंग करी थी तो उसके ग्रुप को स्प्लिट कर दिया दो में, ये 1A के एलिमेंट हो गए, जो बचे हुए एलिमेंट रह गए वो 1B के हो गए, तो इसलिए वो 1A और 1B कहलाता है ना? और भी जगह देखोगे सब जगह मिलेगा, देखो 2A के एलिमेंट्स है ये, और जिंक, कैडमियम और उसके नीचे मरकरी, ये 2B के एलिमेंट्स है ना? हाँ, स्कैंडियम 3B का एलिमेंट था, स्कैंडियम, येट्रियम, फिर आगे लैंथनम 3B का। तो वो ए और बी जो है वो इससे डिराइव्ड है, ये इनके स्प्लिटिंग कर दी तो 7 ग्रुप्स की स्प्लिटिंग होके डबल ए बी ए बी ए बी 14 ग्रुप ये हो गए, 0 ग्रुप ये 15 हो गया, और 3 ग्रुप्स को 7 8 कहते हैं, नंबरिंग 7 लिखी हुई है, इसको 8 कर लेना बच्चों, दिस इज 8। तो 7 इंटू 2 14 ये हो गए, 15th ये और 3 ग्रुप ये, 18 ग्रुप टोटल हमारे पास है मॉडर्न पीरियड टेबल में। ठीक है, तो वो नंबरिंग समझ में आएगी। 1A 1B अपन ने जो लिखी थी वो एक्चुअली कहां से डिराइव्ड है? वो मेंडलीव की पीरियड टेबल से डिराइव्ड है। लिख लिया? चलो, तो प्रिडिक्टेड एलिमेंट्स कुछ लिख लेते हैं उसके नीचे कि प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स, he predicted the existence of a few undiscovered elements, लिख दो undiscovered elements like Ecaboron, which was scandium, Eca aluminium, which was gallium, Eca silicon, which was germanium. He also predicted the properties of these undiscovered elements, which were later found to be quite accurate to actual
एलिमेंटल प्रॉपर्टीज। लिख लिया। इनके कुछ डीमेरिट्स थे, वो डीमेरिट्स लिख लेते हैं, जिसके बाद हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रेडिक्टेबल पे आ जाएंगे। लिख रहे हैं लोग? अच्छा लिख लो जल्दी लिख लो, बस ये डीमेरिट्स लिख लें तो वील बी डन विथ मेंडलीज प्रेडिक्टेबल। सुजल मैं देख लेता हूँ कहाँ पे तुम कह रहे हो, एक बार सब लोग लिख लें। अरे बेटा सुजल, दो बार नहीं है, ये टीसी है, ये टीई है, टेलुरियम है ये। लो मैं करेक्ट कर, दिस इज टीई, टेलुरियम है ये बेटा, है ना? हाँ लिख लो भाई, नहीं हटा रहा हूं मैं, लिख लो जल्दी लिख लो। वो चित्रांग मोडिया, ये क्लास, पहले क्लास खत्म कर ले फिर बात करेंगे कि चित्रांग मोडिया कौन है। चलो तो मैं उसके नीचे डीमेरिट्स लिखना शुरू कर रहा हूं। विभव बेटा ग्रीन में मैंने लिख दिए उनको, सिर्फ ये बताने को कि वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप नंबर ए बी में स्प्लिट हुए थे वो, सिर्फ वो कलर कोडिंग कर दिए। मेंडलीव ने कलर कोडिंग नहीं की थी, मेंडलीव ने एक ही साथ रखा था उनको। ठीक है, डीमेरिट्स ऑफ मेंडलीव प्रेडिक्टेबल। तो काफी सारी प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर दी थी, बट कुछ प्रॉब्लम्स फिर भी रह गई थी जो बाद में इंप्रूव करके सॉल्व की गई। देयर आर स्टिल सम प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिमेनिंग, आज की प्रेडिक्टेबल में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बट ठीक है, इट इज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। तो सबसे पहला डीमेरिट जो आज भी है वो है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। मतलब क्या है कि हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में भी रखा जा सकता है और हाइड्रोजन को ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है, उसकी प्रॉपर्टीज दोनों से मैच होती हैं। तो हैलोजेंस के साथ भी रख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला, या एल्कली मेटल्स के साथ भी रख सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन देने वाला। तो उसकी पोजीशन अनसर्टेन है। वो आज की टेबल में भी ये दिक्कत है कि ऐसा नहीं है कि हम उसको कोई फिक्स्ड पोजीशन दे सकें, दैट इज बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ हाइड्रोजन। फिर मेंडलीव का ड्रॉबैक क्या था कि उन्होंने कहा था कि प्रॉपर्टीज एटॉमिक मास का पे डिपेंड करती हैं। अब आइसोटोप्स में मासेस अलग अलग होते हैं, है ना? तो प्रॉपर्टीज अलग अलग आनी चाहिए, उनके लिए जगह अलग होनी चाहिए टेबल में, बट उन्होंने किया नहीं था ऐसा। तो आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज अलग अलग नहीं थी, तो ये उनका एक ड्रॉबैक था कि नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। नो सेपरेट पोजीशन फॉर आइसोटोप्स। तो उन्होंने कहा तो सही कि मास की प्रॉपर्टी है, बट मास अलग होने पर भी आइसोटोप्स को कुछ अलग नहीं कहा गया था। हाँ वृद्धि बेटा, वो ब्लॉक्स के हिसाब से हाइड्रोजन को एस ब्लॉक में रख देते हैं, बट हीलियम भी तो एस ब्लॉक एलिमेंट है, रखा तो वो नोबल गैसेस के ऊपर है ना? तो वैसे आपको लगता है कि वो S1 के हिसाब से ग्रुप 1 है, मगर उसमें फिर एक ये प्रॉपर्टी भी आ जाती है कि S को फुलफिल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, जैसे P को फुलफिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो वो सारी बातें हैं, ठीक है, उन पे अपन आएंगे वापस, आएंगे, विल कम टू दैट। मुझे पता था मैं कहूंगा कि हीलियम एस ब्लॉक है तो ये डाउट आएगा, क्योंकि मैंने तो पढ़ा नहीं है कि हीलियम एस ब्लॉक है, और दिखने में वो लगता है कि पी ब्लॉक में रखा हुआ है।
तो अपन ब्लॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं बताऊंगा, वैसे मैंने थोड़ा सा हिंट कर दिया था कि ब्लॉक्स आइडेंटिफाई कैसे हो रहे हैं, मैं बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा, चिंता मत करो। अभी फटाफट से ड्रॉबैक लिखते हैं, इसको खत्म करते हैं मेंडलीव को आज, जिससे अपन मॉडर्न पीरियड टेबल की कुछ बातें कर पाएंगे अगले लेक्चर से, वहां पे हम डिस्कस कर लेंगे ब्लॉक्स कैसे करते हैं। हाँ बिल्कुल प्रेशर, तुमने समझा बिल्कुल सही है। आ जाओ। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट्स वाज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलोड। ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग atomic weights was not strictly followed। तो क्या हुआ था कि मेंडलीव ने क्योंकि प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी, तो एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज के हिसाब से अरेंज किया था, और फिर उन्होंने कहा था कि एटॉमिक मासेस के हिसाब से अरेंज्ड हैं सीक्वेंशियली, लेकिन उसमें कुछ जगह दिक्कत थी, जैसे आर्गन जो था, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं, आर्गन जो था उसका वेट आ रहा था 39.94, इज प्लेस्ड बिफोर पोटेशियम जिसका वेट आ रहा था 39.08। तो भारी एलिमेंट को पहले रख दिया था। आदित्य, ये मेरे को समझ में नहीं आया, तुम किस चीज के लिए बोल रहे हो, देख लेंगे, इसको डिस्कस कर लेंगे ना। तो हुआ क्या कि भाई उनके हिसाब से वेट के हिसाब से अरेंज करें तो आर्गन बाद में आना चाहिए, पोटेशियम पहले, बट हुआ क्या कि आर्गन पहले पोटेशियम बाद में। अब क्या है कि आर्गन एक्चुअली उनके टाइम पे नोन नहीं था, वो बाद में ऐड करा गया था, ठीक है, इट वाज एडेड लेटर ऑन। बट उनकी टेबल में ये दिक्कत आई ना फिर बाद में कि भाई अगर आर्गन को रखा जाए उनकी टेबल में उनके हिसाब से प्रॉपर्टीज मैच करके, तो वो पोटेशियम के पहले आ रही थी, तो ये डीमेरिट था। हाँ, आयरन कोबाल्ट निकल में भी वेट्स की दिक्कत आती है, सही बात है। और एक एग्जांपल कहते हैं कि भाई टेलुरियम जो है, टीई, दैट वाज 127.6, उसको भी आयोडीन के पहले रख दिया था, इज प्लेस्ड बिफोर आयोडीन विच वाज 126.9। तो ये जो सीक्वेंस में टेलुरियम पहले रख दिया, ये भी थोड़ा गलत था। तो ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, आप टेबल में और ढूंढोगे तो और भी मिल जाएंगे, बट दीज वर देयर, मतलब कहने की बात है कि उन्हें प्रॉपर्टीज के हिसाब से जब अरेंज किया जाए तो कुछ और जगह भी आपको ऐसा मिलेगा कि एलिमेंट्स आर नॉट एक्चुअली स्ट्रिक्टली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स, है ना। बिल्कुल, कोबाल्ट निकल के साथ भी दिक्कत थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो यहां तक लिखा गया बच्चों। और एक ड्रॉबैक क्या था कि उनने सिंगल ग्रुप बनाया था, जैसे कॉपर को पोटेशियम के साथ रख दिया, तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टी विद स्लाइटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स, है ना। तो एलिमेंट्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज were placed in same group, in same groups। Example, potassium and copper, ठीक है। और एक और चीज थी, क्या हुआ कि ये जो डीमेरिट्स थे ना, जो मेंडलीव ने भी अरेंज किया था, तो उनके टाइम पे भी नोन थे, तो उनने तो ये कहा था कि भाई जहां जहां ऐसा हो रहा है ना मेरे अरेंजमेंट में, वहां ये हो सकता है कि वेट्स जो मेजर कर रहे हैं उनमें कुछ एरर हो। ठीक है, तो मेंडलीव ने कहा था कि भाई हो सकता है कि जो वेट्स मेजर्ड है उनमें कुछ एरर हो, क्योंकि ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हाई नहीं थे, तो उन्होंने ऐसा कह दिया था। बट लेटर ऑन पता चला कि वो एक्चुअली मास की प्रॉपर्टी नहीं है, केमिकल बिहेवियर और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसीलिए फिर वो अलग अलग है। राज कह रहा है नाचना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसा नहीं होता बेटा राज, है ना, इतने बड़े व्यक्ति के लिए ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना। उनने ये ऐसे मजाक मजाक में नहीं कहा था, उनने कहा था कि भाई इतनी मेहनत करने के बाद जो उन्होंने प्रॉपर्टीज के हिसाब से मैच किया, तो उन्होंने अरेंजमेंट प्रॉपर्टीज के हिसाब से कर दिया और प्रॉपर तरीके से अरेंज किया। फिर उन्होंने ये कहा कि ये हो सकता है
कि भी प्रॉपर्टीज तो मैंने मैच करी है और प्रॉपर्टीज के हिसाब से तो इनको इस ग्रुप में आना चाहिए, उसमें दिक्कत भी नहीं थी। आज के टाइम पे वो ग्रुप उसी जगह हैं जहां पर उन्होंने रखे थे, टेल्यूरियम और आयोडीन जिस जिस ग्रुप में रखे हैं वही है। लेकिन क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि मास के हिसाब से प्रॉपर्टीज है, तो उनको लगा कि मास में मेरे में कुछ दिक्कत हो सकती है। ओके, तो ये कुछ डीमेरिट्स थे, इनको और इम्प्रूव किया गया। मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, वो कुछ चीजें समझना चाह रहे थे। उस एक्सपेरिमेंट का एक आउटकम हुआ कि हमको एक नया पीरियडिक लॉ मिला। उस पीरियडिक लॉ के हिसाब से एक नई पीरियडिक टेबल बनाई गई, है ना। बिल्कुल। तो आज अपन यहां तक थ्योरी को रोक लेते हैं। मेंडलीव को हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम लोग लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियड टेबल और मोजलेस एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट से कैसे पता चला कि प्रॉपर्टीज किसका पीरियडिक ट्रेंड है वो हम समझेंगे, है ना। चलो, तो आज के लिए थ्योरी यहां रोक लें। हाँ, तो मैं बताया था, देखो बच्चों, ऐसा नहीं है कि अपन किसी से, देखो ये डीमेरिट्स बोलने का मतलब ये नहीं है कि अपन किसी से उसकी वैल्यू कम कर रहे हैं। ये आई डोंट नो व्हाई, मेरे को भी लगता है कि जब मैं पढ़ता था तब हमको भी लगता था पढ़ते वक्त कि किसी के डीमेरिट्स बोल दिया मतलब उसको नीचा दिखा दिया। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बस ये कहने का बात है कि इस काम में और क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है। तो डीमेरिट्स को हम, वो वर्ड ऐसा सुनने में लगता है, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू आर डिमीनिंग समथिंग। व्हाट यू आर ट्राइंग टू से इज कि देयर वर दीज शॉर्टकमिंग्स व्हिच नीडेड टू इंप्रूव। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उनके काम से ही अगला स्टेप मिला। अगर इनका काम नहीं होता तो अगला अरेंजमेंट या पीरियड टेबल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो नहीं मिलता, है ना। तो वर्क हमेशा इंक्रीमेंटल होगा, इंप्रूवमेंट हमेशा थोड़ा थोड़ा होगा, कुछ कमियां हमेशा रहेंगी। ये लाइफ के साथ भी है, ये आपकी पढ़ाई के साथ भी है। तो ऐसा ही है कि आप ये मत सोचो कि परफेक्शन डे वन पे आएगा, कमियां हमेशा रहेंगी। बट कमियां होने का ये मतलब नहीं है कि उस काम की वैल्यू नहीं है, उस काम की बहुत वैल्यू है। क्योंकि जब वो काम होता है उसके अगले बेटरमेंट का काम उसके बाद ही हो पाता है। तो इंक्रीमेंटल स्टेप्स में ही चेंजेस आते हैं। तो क्योंकि मेंडलीव ने इतना काम किया, उनने बहुत सारी चीजें बताई, नई चीजें डिस्कवर हुई, उनके एक लेवल तक काम करने के बाद ही लोग उसके आगे काम कर पाते हैं, है ना। लाइफ में भी ऐसा ही है, आप एक लेवल को अचीव करोगे तभी आप अगले लेवल पे पहुंच पाओगे। कोई ये सोचे कि सर मैं सीधे छलांग लगा के माउंट एवरेस्ट की छत पे पहुंच जाऊं, तो ये नहीं होता है। आपको बेस कैंप 1, बेस कैंप 2, बेस कैंप 3, बेस कैंप 4 एक एक करके ही चढ़ना पड़ेगा। धीरे 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 करके ही आप ऊपर पहुंचोगे, ठीक है। चलो, तो थ्योरी आज की अपन यहां रोक लेते हैं। लेट्स स्टॉप आवर थ्योरी हियर, है ना। इसके आगे हम लोग कंटिन्यू अगले लेक्चर में करेंगे।